हेलो एवरीवन, नमस्कार है सबको। मैं हूं कुमार अनुराग और आज हम ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक नए सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे हमने नाम दिया है चर्चा का। इस चर्चा सीरीज़ में हम आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। इसमें आपके एग्जामिनेशन को लेकर भी बातें होंगी, आपके एग्जामिनेशन से हटकर समसामयिकी के भी कुछ जो विशेष मुद्दे होंगे हम उन पर भी चर्चा करते रहेंगे और हमारे बीच के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। तो आज इस चर्चा सीरीज की शुरुआत में हमने जो टॉपिक रखा है वो है पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर हमेशा ही स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूज़न सा रहता है। कई बार लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम एक स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या सिर्फ हम वहीं के पीसीएस दे पाएंगे या दूसरे स्टेट के पीसीएस भी उनके लिए खुले हुए हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूज़न्स को, इन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए और इन कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे ग्रुप के एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एल. सिंह सर, जो कि हमारे साथ आप लोगों को पता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के फैकल्टी हैं, गवर्नेंस के फैकल्टी हैं, और यहाँ पर जो ई एकेडमी का प्लेटफॉर्म है उस ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सर का बहुत ही ज़्यादा सर की डिमांड रहती है कि सर की क्लासेस जो हैं वो हों। तो आज हम सर के साथ चर्चा करने जा रहे हैं पीसीएस की तैयारी किस तरह से करनी है। उन्हीं सारी चीज़ों पर मैं एक एक करके सर से आपके भेजे हुए प्रश्नों में से ही कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं निकालकर सर के सामने रख रहा हूँ। सर, हमारे सामने सबसे पहले बच्चों आप सभी का स्वागत है एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और अभी अनुराग सर ने जो कहा कि आपने डिमांड किया, तो रियली बहुत सारे ऐसे आपके प्रश्न हैं, बड़ा दुविधाएं आप लोगों को रहते हैं जो आप डिमांड करते हैं कि सर इसका समाधान हो। तो सर ने ये आयोजित किया प्रोग्राम। थैंक यू बच्चों, आपकी जिज्ञासा को देखकर हम सभी लोगों को बड़ी खुशी होती है। और ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अगेन आप सभी का स्वागत है। आज के प्रोग्राम में ऑलवेज हमेशा जो भी प्रोग्राम होगा, आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट, आपके जो डिमांड होंगे उन सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत। थैंक यू जी सर। सर, तो सबसे पहले जो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, कई सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम है इसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से हम पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें। लेकिन आपके उत्तर से पहले मैं बच्चों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, जितने भी बच्चे पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट करते हैं वो सामान्यतः अपने राज्य का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, यानी जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं वो उसी राज्य के पीसीएस को अटैम्प्ट करने की बात सामान्यतः सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा सबसे पहले कि कोई भी ऐसा बच्चा जो किसी हिंदी भाषी राज्य से है वो हिंदी भाषी राज्य जो दूसरे हैं उनके भी पीसीएस को अटैम्प्ट कर सकता है। सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर हाँ कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि स्पष्ट होनी चाहिए। आपको अपने राज्य में ज़्यादा महत्व मिलता है इन चीज़ों का सीटों पर, और जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर जो दूसरे राज्य हैं उनमें अलग से जो राज्य से आए बच्चे हैं उनके लिए सीटों का रिजर्वेशन अलग होता है। तो उसके परसेंटेज के बारे में सर विशेषतया बताएंगे। सर बच्चों, सबसे पहले देखा जाए, सर ने जो कहा है कि पीसीएस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। दरअसल पीसीएस एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए किसी भी स्टेट का, तो ये कॉमन चीज़ है। पीसीएस के पैटर्न में 3 स्टेप है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक परीक्षा, एंड सेकेंड है मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा। थर्ड स्टेप आप सभी जानते होंगे, इंटरव्यू, साक्षात्कार होते हैं। पीटी में देखा जाए तो वेरिएशन यहाँ मिलते हैं। कुछ राज्य में पीटी में सीसेट जो आईएएस का एक पेपर है यहाँ पीसीएस में भी होता है, और एक जनरल स्टडी का पेपर। तो जनरल स्टडी में बच्चों आप सभी जानते हैं जनरल स्टडी के जो सेक्शन हैं जैसे पॉलिटी, साइंस टेक, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट एट्सेट्रा। और सीसेट में आप जानते होंगे जो सिविल सर्विस आईएएस में है वो। लेकिन सभी राज्यों में ये बातें कॉमन नहीं। जैसे कुछ राज्य, उत्तर प्रदेश में देखिए तो सीसेट एक पेपर है पीटी में, और मेंस में जनरल स्टडी का एक पेपर, लेकिन सभी में नहीं। जैसे पड़ोसी राज्य, बगल का राज्य बिहार, वहाँ नहीं है। तो वेरिएशन है इसमें। ये नहीं कहा जा सकता कि भारत के सभी राज्यों में सेम है, ऐसा नहीं। अब आते हैं हम लोग मेंस में। तो मेंस में देखा जाए कुछ ऐसे राज्य हैं जो आज भी प्रेजेंट टाइम में भी
मेंस में एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, आज भी है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं। उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो कई वर्ष हो गए, माननीय मुलायम सिंह जी के शासन में ही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे और काफ़ी स्टूडेंट प्रदर्शन किए कि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी छात्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो इसलिए इंग्लिश कंपलसरी जो रखा गया है जनरल इंग्लिश के रूप में, उसको हटा दिया जाए। और इस तरह से लखनऊ में काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किए। उस समय की सरकार के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट की इस डिमांड को एक्सेप्ट किया और उत्तर प्रदेश से आईएएस जैसे जो व्यवस्था था, जैसे आईएएस में आज भी है, मेंस में जनरल इंग्लिश कंपलसरी है। यूपी में भी था, उस समय की शासन ने ध्यान दिया और इसको हटा दिया। तो जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं है, जनरल हिंदी है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हिंदी भाषी जहाँ पर जनरल हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। और कुछ स्टेट साउथ वगैरह के देखा जाए तो वहाँ की स्थानीय भाषा, जैसे तमिलनाडु में तेलुगु इस तरह से, और जनरल इंग्लिश इस तरह से हैं। तो इसमें मेंस में भी देखा जाए तो कॉमन नहीं है कि सभी राज्यों में जनरल इंग्लिश हो, ऐसा नहीं। तो इसमें भी थोड़ा सा ये चेंजिंग है। लेकिन एक बात और, अब रही बात जनरल स्टडी के पेपर मेंस में, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10-11 वर्षों तक जनरल स्टडी ऑब्जेक्टिव रहा है पीटी की जैसे। इसके पहले था सब्जेक्टिव, मेंस में राइटिंग करना होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में चेंज हो गया और मेंस में पीटी के जैसे ही ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। लेकिन बच्चों, एक वर्ष हुआ, लगभग नियर अबाउट 1 वर्ष हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये ऑब्जेक्टिव हट गया, सब्जेक्टिव हो गया। यानी जनरल स्टडी में जैसे आईएएस में आप जानते होंगे मेंस में राइटिंग करना होता है और वर्ड लिमिट डिसाइड होता है, क्वेश्चन के साथ ही लिखा रहता है। ये 25 वर्ड, 50 वर्ड, 150 वर्ड, 100 वर्ड लिमिट मेंशन होता है। और क्वेश्चन आपने देखा वर्ड लिमिट, यानी आपको जो डिमांड है क्वेश्चन का, कितने वर्ड लिमिट के अंदर अपने आंसर को देने हैं, जवाब को देने हैं, उस अनुसार आप तुरंत फ्रेमिंग करके राइटिंग शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से अब यूपी में भी हो गया। कुछ राज्यों में ये मेंस में ऑब्जेक्टिव जो यूपी में चेंज करके हुआ, ये कुछ राज्यों में नहीं हुआ, शुरू से ही आ रहा है मेंस में राइटिंग, जैसे राजस्थान, बिहार एटसेट्रा। मैं हिंदी भाषी की भी बात करूं तो वेस्ट बंगाल की बात करूं, हिमाचल प्रदेश, साउथ के और भी स्टेट, तो वहां पर लगातार देखा जा रहा है वही है, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंसेस, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दिखता है मेंस में। लेकिन जनरल स्टडी में देखें तो जो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव हुआ, अन्य में नहीं। तो यूपी जहाँ चेंज हुआ था वहाँ भी हो गया। जनरल स्टडी में एक तरह से कॉमन है यही, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, टेक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इस तरह से जो वर्ड लिमिट वहाँ भी दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लेखन आपको करना है। ये रहा मेंस। तो बच्चों, 2 स्टेप हम लोगों ने सामान्य रूप से इस बात को समझा, पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट, और सेकंड हो गया मेंस एग्जामिनेशन। थर्ड स्टेप होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। पीटी जैसा कि जानते होंगे, पीटी के जो मार्क्स होते हैं मेंस में काउंट नहीं होते, यानी पीटी सिर्फ इतना के लिए है, उसको कह सकते हैं पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। यानी वो टेस्ट आपको इतना स्कोर जरूरी होता है जो मेंस के लिए योग्य प्रूफ कर सके। यानी मेंस में बैठने के लिए पीटी क्वालिफाई किए तो मेंस में आप अपीयर होंगे। यानी पीटी में आप टॉपर भी हैं तो उतना ही है जो बाउंड्री सीमा पर आकर सिर्फ क्वालिफाई किया है। यानी पीटी के जो स्कोर हैं, जो नंबर हैं, वो मेंस में काउंट नहीं होंगे और मेंस में किसी तरह का उसका रोल नहीं है, बस सिर्फ मेंस में बैठाएगा, अपीयर करेगा, उतना ही है। ठीक है। मेंस का जो मार्क्स है वो बड़ा मीनिंग रखता है। यानी मेंस का मार्क्स आपका एवरेज है। इंटरव्यू मान लीजिए आप पहुंच भी गए और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मेंस में गजब का परफॉर्म किया है, तो पता चले इंटरव्यू उसका और आपका लगभग बराबर है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेंस में आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंटरव्यू तो दोनों का सेम है, तो इंटरव्यू का नंबर 2-4 उससे ज़्यादा भी हैं और यहाँ से पता चले मेंस में 30-35 नंबर, 50 नंबर आपसे आगे बढ़ गया है, तो पक्का वो रैंकर हो सकता है, बट आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो ये बड़ा मीनिंग रखता है। क्यों? क्योंकि मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर जोड़ करके और तब एक तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी आधार पर सिलेक्शन होते हैं। तो इसलिए मेंस का रोल, मेंस का परफॉर्मेंस ऑफ एग्जाम नहीं है, बहुत मीनिंग रखता है। और इंटरव्यू का पर्सनालिटी टेस्ट है, वो तो मीनिंग रखता ही है।
क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम है PCS, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, इसलिए ये सिविल सर्विस का एग्जाम है। सिविल सर्विस के एग्जाम में पर्सनालिटी का टेस्ट बड़ा मीनिंग रखता है, तो इंटरव्यू को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए बहुत अच्छा राइटिंग करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आपके एक्सप्रेशन में दम नहीं है। कोई भी बात पूछा गया, आप अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नॉलेज बहुत है, लेकिन जो पूछा जा रहा है आपसे आप नहीं बता पा रहे हैं। या पर्सनालिटी की बहुत सारी और बातें साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इस तरह की व्यक्तित्व पर्सनालिटी आपका है कि जो सीरियस कोई मैटर चल रहा है और अननेसेसरी मुस्कुराहट या इस तरह की बात, कुछ मुस्कुराने हंसकर तरह के मेंबर्स, कोई बोर्ड का हेड क्वेश्चन पूछ रहा है और आप बहुत सीरियस, ये पर्सनालिटी की निगेटिव बातें हैं। या इस तरह का मान लीजिए जहां भी बैठे हैं, आप बैठने का तरीका, आपकी मूवमेंट, हाथ की उंगलियों की, आंखों का मूवमेंट, आपके भाव भंगिमा ये कैसा है, उससे भी बोर्ड आपको जांच लेता है कि एक ऑफिसर के लायक हैं कि नहीं। तो पर्सनालिटी टेस्ट एक तरह से देखा जाए ऑन दी होल मैटर है, समग्र रूप से बहुत कुछ बातें इसमें आती हैं। सिर्फ ये नहीं कि कितना नॉलेज है, आपकी नॉलेज का टेस्ट, आपके टैलेंट प्रतिभा का टेस्ट तो मेंस और पीटी दोनों में हो चुका है। क्योंकि आप में टैलेंट नहीं होता तो पीटी ही नहीं क्वालिफाई करते। ऐसा नहीं कि पीटी क्वालिफाई हो गया तो आप टैलेंट का जांच नहीं हुआ, बिल्कुल मैं नहीं मान सकता। जांच हो गया फर्स्ट स्टेप में, और काफ़ी हद तक एनालिटिकल आपका टैलेंट टेस्ट हो जाता है। कहाँ? मेंस में। मेंस में अगर आपके राइटिंग में ये एलिजिबिलिटीज नहीं है, ये दक्षता नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू में जाएंगे ही नहीं। तो आपकी ब्रिलियंसी की बातें, आपकी टैलेंट के टेस्ट 2 स्टेप पर अच्छे से हो चुका है, पीटी में और मेंस में, और दोनों स्टेप पर क्वालिफाई किए हैं। नो डाउट आप में टैलेंट है, आप में एबिलिटी है, लेकिन पर्सनालिटी की टेस्ट अभी नहीं हुआ है। अगर पर्सनालिटी उस लायक नहीं है तो सोच लीजिए वहां पर बहुत रफली आप पेश आते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आप एग्जामिनी कई बार पीटी मेंस क्वालिफाई करते हैं, लेकिन बार बार लगातार इंटरव्यू आप क्वालिफाई नहीं करते, फेल होते रहते हैं। बहुत सारे एग्जामिनी बच्चों आपसे मिलते होंगे कि मैंने तो 6 इंटरव्यू दिया, मैं इस अवस्था से लगातार 7 इंटरव्यू दिया, एज ओवर हो गया इंटरव्यू देते देते। लेकिन ये बातें सुनने में कैसा लगता है? आपको फाइनली यही तो लगता होगा 6 नहीं 10 बार इंटरव्यू दे, फाइनली रिजल्ट क्या रहा? फेल रहा। तो इसलिए आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचते होंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट भी मीनिंग रखता है। एक बार भी अवसर मिले, अगर पर्सनालिटी में दम है, हम पर्सनालिटी को इग्नोर करते गए तो सोच लीजिए 8 बार भी इंटरव्यू देने के बाद हम निराश हो रहे हैं। लेकिन पर्सनालिटी में दम है, एक बार अवसर मिला, इतना फाइन स्कोर किए, मेंबर को, बोर्ड को इतना प्रभावित किए, इंटरव्यू में भी गजब का मार्क्स आपने अचीव किया, और इस तरह से फर्स्ट स्टेप, सेकंड मेंस और थर्ड साक्षात्कार इंटरव्यू, तीनों में अच्छा परफॉर्म किए। क्योंकि आप में टैलेंट भी है, गजब की राइटिंग क्षमता है, इसलिए मेन में भी अच्छा स्कोर किए, और पर्सनालिटी टेस्ट में भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। जब जैसी जरूरत, जैसे बोर्ड के समक्ष आपने प्रस्तुत कर दिया, आपके पर्सनालिटी से ये बातें परिलक्षित हुई, प्रतिबिंबित हुई कि आप वास्तव में एक ऑफिसर की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व रखते हैं। तो बच्चों, मैं ये कहूँगा कि पीसीएस एग्जामिनेशन के जो पैटर्न है, ये 3 स्टेप में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी स्टेप को इग्नोर नहीं करना है। हम किसी भी स्टेप को इग्नोर कर देते हैं तो निश्चित आपके हाथ असफलता ही लगेगा। अगर ये सोचते हैं पीटी मेंस महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू छोड़ दें, पर्सनालिटी का कोई मतलब नहीं, तो ऑफिसर बनने में रुकावट होगा, नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर पीटी को इग्नोर करते हैं, ऑब्जेक्टिव इसके लिए कौन, बस सिर्फ इंटरव्यू की जानकारी हो, तो इंटरव्यू की जानकारी होकर क्या करेगा? पर्सनालिटी अच्छा होकर जब कभी पीटी नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आपके एबिलिटी का कोई महत्व नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष आप लोगों ने रखा, डिमांड किया, या स्वयं अनुराग सर ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे ख्याल से ये तीनों स्टेप पर आपको अवेयर रहना है, सजग रहना है। अगर तीनों स्टेप पर आप अपने को सजग रखते हैं, हर स्टेप पर सफल होने की दावेदारी रखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बार बार फेस करने की, अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी सफलता मिलेगी। थैंक यू अनुराग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा, मैं जो हमारे पीसीएस बैच के स्टूडेंट्स हैं, पहले वाले बैच के, जी। उसमें से एक स्टूडेंट हैं हमारी जिनका नाम है लतिका।
जी जी। लतिका का एक प्रश्न है कि अभी बैच में जो क्लासेस चल रही हैं उस क्लास के अलावा क्या उन्हें अलग से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, या जितना क्लास में हम करा रहे हैं उससे हम पीसीएस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो सफलतापूर्वक दे पाएंगे? जी, थैंक यू ललिता जी। सबसे पहले तो ये अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि आपकी थिंकिंग है अपने करियर के प्रति हमेशा जो स्टूडेंट सजग रहता है वो सोचता है, वही सोच प्रश्न के रूप में आते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, टीम की तरफ से आपको धन्यवाद जो विचार उत्पन्न हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा यहाँ जो टीम है ये अकेडमी की, एक तरह से सभी के द्वारा जो कंटेंट दिए जाते हैं, जो नॉलेज आपको दिए जाते हैं, एक्सपर्टाइज नॉलेज है। कोई भी इस टीम में ऐसा टीचर नहीं है जो एक्सपर्टाइज होने में किसी तरह का डाउट है। क्यों? क्योंकि सभी टीचर ऐसे हैं लगभग 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस रखते हैं। तो बहुत सारे ऑफिसर उनके नज़र में, उनके डायरेक्शन में, उनके सजेशन में, उनके मार्गदर्शन में सिलेक्टेड हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो ये अपने आप में अनुभव बड़ा काउंट रखता है दूसरे को गाइड करने में। कोच जानते होंगे, कोई न्यू व्यक्ति है प्लेयर, और वो किसी को कोच के रूप में हो तो सोचिए वो क्या करेगा। एक प्लेयर अच्छा हो सकता है, एक कोच अच्छा नहीं होगा। हम मान सकते हैं कि एक प्लेयर रहा बड़ा असफल रहा, लेकिन लंबे समय का अनुभव है, तो प्लेयर भले ही बहुत अच्छा नहीं रहा लेकिन कोच तो अच्छा होगा, क्योंकि लंबे समय का अनुभव है। इसलिए इन सब फील्ड में कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, ये सच्चाई है। तो मैं ये कहूँगा ललिता जी कि ये जो टीम है एक्सपर्टाइज नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस कंसाइज कंटेंट पर खूब ध्यान देते हैं यहाँ के सभी एक्सपर्ट। ये मत समझिए कि मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो साइंस की बात क्या जानता हूँ, इकोनॉमी की बात क्या जानता हूँ, ज्योग्राफी की बात। सभी टीचर का देख रहे हैं नोट्स, पढ़ाने की तरीका, हम सभी पर ध्यान है। तो सिर्फ अपना ही नहीं, सभी का देखकर लगता है, प्रेरणा भी मिलता है कि हमें और प्रिपेयर करना चाहिए, हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। और मैं ही नहीं, ये फैकल्टी जितने भी हैं सभी अपने को अपडेट होकर इम्प्रूव करते हैं हमेशा हमेशा। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से जो कंटेंट का पैकेज मिलेगा बिल्कुल कंसाइज अपडेटेड होगा, और जो कमीशन पीसीएस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। हाँ, आप सिविल एग्जाम नहीं है, इसलिए आप हमेशा न्यूज़पेपर और मैगजीन के टच में रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा न्यूज़पेपर मैगजीन, कभी भी सिविल एग्जामिनी को सिर्फ ट्रेडिशनल स्टडी पर ही डिपेंड रहे और देश की बातें, प्रदेश की बातें, दुनिया में वर्ल्ड में क्या हो रहा है एकदम इग्नोर करें, अच्छी बात नहीं। जानते हैं बहुत सारी बातें मेंटल डेवलपमेंट की भी बात है। आप देखे होंगे कई बार चैनल पर डिबेट हो रहे हैं, उस डिबेट को देखते हैं तो बड़े बड़े एक्सपर्ट अपने विचार देते हैं, वहाँ से भी हमारी मानसिक भी एक तरह से विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे लॉजिक हमको जानकारी होता है। तो फ्यूचर में हम कभी फेस करते हैं इंटरव्यू, उस लॉजिक को देंगे और बोर्ड के समक्ष अच्छा हम प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कई बार देखिए कोविड-19 की ही बात है, बड़े बड़े एक्सपर्ट वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट डिबेट में शामिल होते हैं, आप देखते हैं बड़े ही लॉजिकली बातें देते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन की बात है तो इंडो चाइना रिलेशन है, उस पर भी बड़े बड़े एक्सपर्ट, कोई इस तरह के एक्सपर्ट जो बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, कुछ इस तरह के एक्सपर्ट जो अनेक वर्षों तक हाई कमिश्नर रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, अनेक देशों में एक्सपीरियंस रखते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो सेना में अनेक पदों पर हैं, अनुभव है। तो इस तरह के डिबेट देखेंगे, करंट क्या स्थिति है, तो आपका नॉलेज विकास होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो सिर्फ ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि क्लास में पढ़ाया जाए वहीं, ये तो ठीक है, हम पैकेज देंगे, दे रहे हैं, लेकिन आप न्यूज़पेपर के टच में हैं, डेली खबर पढ़ती हैं, न्यूज़ चैनल से देखती हैं और साथ साथ मैगजीन पढ़ती हैं, तो ये और अच्छी बात होगी और अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट टीम के द्वारा जो मिल रहा है उसमें कोई डाउट नहीं, कंसाइज मैटर, बहुत ही एक्सपर्टाइज नॉलेज आपको मिलेगा। और इसलिए हम लोग बार बार आप सभी को इंस्पायर करते हैं कि किसी भी सेक्शन से रिलेटेड कोई भी हमारी टीम के टीचर हो, कोई डाउट हो, कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुरंत क्वेश्चन कीजिए, हेजिटेशन नहीं, बार बार पूछिए, सीखिए। ये तरीका है अच्छे ढंग से फ्यूचर में अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो इस पर कोई संदेह नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ललिता जी आपने किया, थैंक यू। ठीक है सर, आपने जितनी बातें बताई हैं उसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ जो इन लोगों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो।
देखिए, एक तो सोनू राम प्रजापति का एक प्रश्न है, उसी से रिलेटेड है जो पीछे लतिका ने पूछा है। जी। मैं उसमें बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि वो राजस्थान के मेंस में कई बार मेंस क्लियर नहीं कर पाए हैं और इकोनॉमिक में जो है वो पुअर हैं। कोई बात नहीं। सोनू, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इकॉनमी की जो भी क्लासेस चल रही हैं, इकॉनमी की क्लासेस को देखिए, समझने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक, जो उसका बेसिक्स है, बेसिक्स सर क्लास में कराते हैं, उनको आप ध्यान से सुने, रिवाइज करें उस चीज़ों को, और जो भी अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी तरीके के सिद्धांत हैं जिन पर वो काम करता है, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मगअप करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष तौर से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर प्रश्न की बात करते हैं जो हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर प्रश्न 2 तरीके के होते हैं। एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपरली सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं, यानी थियोरेटिकल प्रश्न होते हैं, ठीक है? और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल और कंटेम्प्ररी इश्यूज़ पर होते हैं, यानी जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उन पर वो चीज़ें जो है वो आधारित होती हैं। निश्चित रूप से क्लास में जो भी थियरी कराई जा रही है आपको, क्लास में थियरी के बाद सर आपको कंटेम्प्ररी इश्यूज से जोड़कर, यानी समसामयिक मुद्दों से जोड़कर उस थियरी को बताएंगे। लेकिन आपके बिहाफ पर मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए कि आप, जैसा कि सर ने कहा कि करंट की नॉलेज होना आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर ही मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। तो आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड अगर मुद्दों पर आर्टिकल आए हैं, आप उनको अवश्य पढ़ें। आप उसमें जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके बातों को समझने का प्रयास करें, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर वो टॉपिक क्लास में चल रहे टॉपिक से मैच करता है, या आपको लगता है कि ये टॉपिक जो है इस पर सर अभी जो चीज़ें चल रही हैं क्लास में उससे रिलेटेड ही है और सर बता सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से वो प्रश्न करें, और मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। डाउट जो होंगे वो आपके क्लियर होंगे, और एक बार जब डाउट क्लियर होने लगते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर दे पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली तो हम उम्मीद करते हैं आगे की परीक्षाओं में ज़रूर सफलता मिलेगी। एक प्रश्न और मैं यहाँ पर सर पूछना चाहूँगा आपसे कि राहुल की 2 चीज़ें हैं। राहुल, मैं आपके प्रश्न का भी अभी उत्तर देता हूं, लेकिन सर से पहले प्रश्न मैं कर लेता हूं, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। सर, बच्चों का कई बार ये पूछना होता है, और ये प्रश्न कई सारे बच्चों का आया हुआ था, चूँकि मेरे पास, मैं एक साथ आपसे पूछ रहा हूँ कि मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर से सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अगर बात की जाए, तो मेंस के जो प्रश्न है उसका उत्तर लेखन किस प्रकार से होना चाहिए? जी बच्चों, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने पूछा है, या सर ने अभी, अनुराग सर ने जो पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उत्तर लेखन जो होता है, यानी आंसर राइटिंग, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो सफलता डिसाइड करता है। आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बट उत्तर का लेखन, आंसर राइटिंग नहीं आता है, तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दरअसल देखा जाए तो उत्तर लेखन में सबसे पहले ये देखें, इस बात का पहचानो, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है सबसे पहले, और क्वेश्चन जब डिमांड क्या कर रहा है, इस बात को अच्छे ढंग से आप परख लेंगे, तभी आंसर फ्रेमिंग अच्छा करेंगे। अगर क्वेश्चन के डिमांड को अच्छा नहीं समझ रहे हैं तो आंसर फ्रेमिंग नहीं करेंगे, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, आपको आंसर फ्रेमिंग करते वक्त, उत्तर का प्रारूप तैयार करते वक्त, फ्रेमिंग करते वक्त यह भी देख लेना है कि वर्ड लिमिट क्या है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न, जैसे मान लीजिए पूछा जा रहा है आलोचनात्मक, तो आलोचनात्मक आप लिख रहे हैं तो ये ध्यान देना है, मान लीजिए महात्मा गांधी का ही आलोचना पूछ दिया, अब आप सोचें ये संभव ही नहीं है क्वेश्चन। महात्मा गांधी ग्रेट थे, महात्मा गांधी थे, महात्मा थे, और देश के आजादी में इतना बड़ा रोल, उनकी आलोचना कहाँ हो सकता? बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसके निगेटिव पक्ष ना हो। निगेटिव और पॉजिटिव सभी के होते हैं। तो आपको जब लिखना है क्रिटिसाइज, आलोचना, तो ध्यान देना है उनकी पॉजिटिव, आपकी नज़र उनकी पॉजिटिविटी पर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप लिखने चल रहे हैं आलोचना,
और हो सकता है आलोचना न लिख करके उनके फेवर में लिख दिए और बाद में थोड़ा सा कुछ आलोचना लिख रहे हैं तो पूछा है आलोचनात्मक हो गया समालोचनात्मक। अब सोचिए सिविल राइटिंग आप कर रहे हैं, एकेडमिक भी नहीं है कि पन्ना भर करके फुलफिल और जैसे तैसे जल्दी में दे दिया नंबर, एग्जामिनर नहीं हो पाएगा। तो आपने इसी तरह से गलतियां अगर किया है मैक्सिमम क्वेश्चन के तो आप उम्मीद रखते हैं कि इंटरव्यू देंगे, लेकिन आप जो डिमांड है क्वेश्चन का वो आपने नहीं लिखा है, कुछ और ही लिखा है, तो आपने पन्ना फुलफिल किया है, पेजेज फुलफिल किए हैं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज समालोचनात्मक है तो ध्यान देना है सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, आप उनके पॉजिटिव पक्ष को भी देना है। अगर मैंने एक एग्जाम्पल में महात्मा गांधी को रखा, उन्हीं पर अगर लिखना है तो जाहिर सी बात है उनकी कमियों को भी दिखाना है और इसी प्रकार से उनकी अच्छाइयाँ। तो अच्छाइयाँ में दो भी देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष में अनेक तरह से उनके रोल थे और इस तरह से बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। अनेक उनके जो आंदोलन थे लगभग उनके आंदोलन सफल हुए। तो सफलता की गाथा कहानी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लीजिए 50 वर्ड है, 100 वर्ड, 200 वर्ड, जैसा ये मैंने अभी बताया उसको ध्यान में रखना है। नहीं तो पता चले कि 100 वर्ड में लिखना है और आप 400 वर्ड चले गए तो जाहिर सी बात है आपको कई क्वेश्चन छूटेंगे। टाइम तो फिक्स है, उसी अनुसार शेप बनाया गया है क्वेश्चन का, ये ध्यान में रखना है। तो अगर समालोचनात्मक रखना है तो क्रिटिसिज्म और साथ साथ उनकी पॉजिटिव पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष में ये समालोचनात्मक है तो कंक्लूजन जो आपको राइटिंग देंगे समालोचनात्मक है, इसलिए लास्ट पैरा में दोनों बातों को दिखा देना है। अगर क्रिटिसिज्म है, आलोचनाएं आलोचनात्मक लिखना है तो सब कुछ लिखने के बाद से कोई ऐसी पर्सनालिटी, मैंने बताया कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ग्रंथ नहीं हो सकता जो सिर्फ कमियां हो। एक टीचर भी किसी भी बुक को रिकमेंड करता है, किसी भी अगर खराब भी बोल दिया कि ये आया है पढ़ लीजिए, या कोई नहीं बताया सामान्य कोई कंपटीटर बताया, तो उसके पढ़ने से भी ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल लाभ नहीं, जीरो लाभ हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। कोई बुक ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ उसको पढ़ने से गेन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप आलोचनात्मक लिख रहे हैं तो लास्ट पैरा में निष्कर्ष में ये शो कीजिए, दिखाइए कि ये बातें हैं बट इसके बावजूद भी ये बातें भी रही हैं, तो उससे प्रूफ होगा आपकी कि आप कंक्लूजन भी देना अच्छा चाहते हैं। और बच्चों देख लें, ये सारे आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट विकास हो, हम लोग एंसर राइटिंग में तो ये सब बताएंगे ही, लेकिन स्वयं आप में और अच्छा डेवलपमेंट हो, विकास हो राइटिंग में, इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने सजेस्ट किया आपको मैगजीन न्यूज़ पढ़ने का, तो मैगजीन से भी अच्छा आर्ट डेवलप होता है आपको न्यूज़पेपर से। आप न्यूज़पेपर का एडिटर जो होता है, एडिटर देखे होंगे ऐसे ही जर्नलिस्ट होते हैं जो बड़ा ओल्ड अनुभवी, कोई भी न्यूज़पेपर हो यंग जर्नलिस्ट एडिटर नहीं होता, ये तो देखे होंगे। तो लंबे समय का उसका पत्रकारिता का, पत्र लेखन का या जर्नलिज्म का लंबा एक्सपीरियंस, वर्षों का, तो वो जो लिखता है एडिटोरियल अपना, देखे होंगे किस तरह से शुरू में बातें दिया, बीच में किसी मुद्दे पर कैसे और लास्ट में कंक्लूजन कैसे निष्कर्ष निकल रहा है। तो बार बार जब संपादकीय एडिटोरियल या और भी महत्वपूर्ण जो उसके ऐसे लेख पढ़ेंगे तो आप में पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़ते पढ़ते स्वयं राइटिंग करेंगे, स्वयं भी ये डेवलप होता है और क्लास में हम टीचर तो करेंगे। तो ध्यान में रखना है पूछा क्या जा रहा है। दूसरी चीज, और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इस पर प्रकाश डालिए, ठीक है, तो किसी भी मुद्दे पर प्रकाश डालना है। जैसे दे दिया कि भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रकाश डालें, तो प्रकाश डालने का मतलब दोनों के संबंध कहां से बिगड़ रहे हैं, कब से कैसे संबंध बिगड़े और संबंध बिगड़ने में किसका योगदान ज्यादा रहा। ये तो दुनिया जानता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध बिगड़ने में सबसे ज्यादा रोल क्या उसी का रोल है किसका, चाइना का। भारत पाकिस्तान हो या इंडिया चाइना हो, तो आप समझ गए पाकिस्तान से भी दोस्ती बनाने में भारत के जो भी प्रधानमंत्री है हमेशा प्रयास किए, लेकिन उधर से कभी संबंध सुधारने का प्रयास नहीं। तो जाहिर सी बात है ऐसी गलती नहीं करना है प्रकाश डालने में। आप लेखन कर रहे हैं कि भारत की गलती दिखाएं, इंडिया चाइना की भी दिखावें, तो ये नहीं कि पार्टी बेसिस पर इंटेंशन है तो कांग्रेस का कोई पीएम रहा तो दिखा दें उसी की गलती रही भारत की, इसलिए पाकिस्तान से संबंध खराब हुआ, नहीं तो पाकिस्तान अच्छा है संबंध नहीं खराब, बिल्कुल नहीं, ये पार्टी बेसिस पर नहीं। आप टू द पॉइंट और एविडेंस के साथ दिखाइए कि इस समय भारत के फला सरकार थी, फला पार्टी के, लेकिन इन्होंने वहां जाकर के ऐसा प्रयास किया, उन्होंने यहां आने पर ऐसा प्रयास किया,
उन्होंने यूएनओ में ये एविडेंस दिया पाकिस्तान के साथ कि आतंकवाद पर रोक लगाओ, ये फिर भी उसने ऐसा नहीं किया और साथ साथ क्या सीज फायर का उल्लंघन करता रहा। तो एविडेंस प्रमाण दिखा करके आप प्रकाश डालना है, ये लिखिए। ये रहा सामान्य रूप से प्रकाश डालना है, अब व्याख्यात्मक लिख दिए, वर्ड लिमिट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन होता है विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की। तो ध्यान दीजिएगा, विश्लेषणात्मक में अब सामान्य रूप से प्रकाश डालना, व्याख्या नहीं डालना है, एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने में आप अपनी पार की दृष्टि रखिए, इसमें लेखन में थोड़ा मिस्टेक होगा। आप मान लीजिए 200 है, 150 है और इसमें एनालाइज करके नहीं लिखते हैं, सिर्फ व्याख्या करते हैं, तो आपने सोचा कि बहुत बढ़िया व्याख्या किए, लेकिन नहीं, आपको नंबर कट जाएंगे, अच्छा नंबर नहीं लिखे। आप जिससे कंपीट कर रहे हैं कोई स्टूडेंट, उनके दोनों पक्षों का एनालाइज किया है और एनालाइज करके फिर कंक्लूजन भी एनालाइज करके ही दिया है, वो जो स्कोर पाएगा, जो नंबर, जो अचीवमेंट उसकी होगी। आप सामान्य व्याख्या किए नहीं, तो एनालाइज करके जो लिखना है, विश्लेषणात्मक संबंधों को भी विश्लेषण देना है। एग्जाम्पल जो मैंने दिया किसी दो कंट्री का या किसी व्यक्तित्व ग्रेट लीडर महात्मा गांधी के विषय में, तो जाहिर सी बात है विश्लेषणात्मक में किसी भी आंदोलन पर दिखाना है तो दोनों पक्षों को। आप देखिए कि आंदोलन इनका यहीं तक क्यों बड़ी सफलता क्यों नहीं मिला, तो उसमें देखिए क्या कमियां रही, उसमें दिखाइए कि महात्मा गांधी जी ऐसे ऐसे किए, लेकिन लास्ट में इनको अभी चलाना चाहिए था, बहुत जल्दी ही डिसकंटिन्यू कर दी। बड़ा कमी तो दिखा नहीं सकते, ये थोड़ी दिखा सकते महात्मा गांधी जी गद्दार थे, ये लिख देंगे तब तो और बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं, उनके ग्रेटनेस महानता नहीं। लेकिन जहां थोड़ी भी दिख रहा है, एनालाइज करके लिख रहे हैं, वो दिखाना है। सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बस तो व्याख्यात्मक हो गया, ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन का शेप क्या है, डिमांड क्या है, उसके अनुसार आप राइटिंग करेंगे, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में तभी स्कोर करेंगे अच्छा, तभी नंबर अच्छा प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से लिख रहे हैं तो नहीं। और इसी के साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन है, 400 वर्ड में लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे के क्वेश्चन छूटेंगे और एक्सिट जो की है वर्ड लिमिट, उससे निगेटिव आपका गया, नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपकी कमी मानी जाएगी, नुकसान होगा, क्वेश्चन तो छूटेंगे। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आंसर राइटिंग करेंगे, आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। ये है आपका उत्तर लेखन का तरीका। और एक दिन में कोई भी अच्छा लेखन नहीं करता, ये प्रैक्टिस का पार्ट है, लगातार अभ्यास किया जाता है। हम लोग भी अभ्यास किए हैं, आप भी करेंगे। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, एक दिन में कोई पहलवान नहीं होता। दारा सिंह एक दिन में दारा सिंह नहीं बने, ठीक है। खल्ली एक दिन में खल्ली नहीं बने। माइक टाइसन एक दिन में टाइसन नहीं बने। एक दिन में महात्मा जी भी महात्मा नहीं बने। टैगोर जी एक दिन में टैगोर जी नहीं बने। आप समझ गए। एक दिन में कलाम साहब भी कलाम नहीं बने। तो जो भी महान है किसी भी क्षेत्र में, जो भी एक बड़ी उपलब्धि है, ऐसे ही होता है। प्रैक्टिस निरंतर करिए, निराश नहीं होना है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं, जैसे रात को फ़ोन करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि हम लिख ही नहीं पा रहे, तो उनको यही बात, उनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ, ये प्रैक्टिस का पार्ट है। लगातार अभ्यास करेंगे, कई गलतियाँ होंगी, उससे सीख मिलेगा, आगे लिखेंगे, थोड़ा और सुधार बेहतर करेंगे। ऐसे ही सभी का होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ही के एक पुराने स्टूडेंट रहे हैं राहुल, जिन्होंने ये लिखा है कि सर आपसे पढ़कर मेरा पुलिस में हो गया। तो राहुल, सबसे पहले तो राहुल बहुत बधाई हो। जी जी बिल्कुल, कि आपका एक स्थान पर सिलेक्शन हो गया और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर गए। आप जीवन में और भी बड़े लक्ष्य बनाए और उन लक्ष्यों को भी प्राप्ति करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राहुल 2 मिनट आपसे मैं बात कर लूँ। राहुल, मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा था पैरामाउंट पे, और उसमें एक कांस्टेबल थे जो उस समय तत्कालीन, वो समय की बात किया जाए तो कश्मीरी गेट में कांस्टेबल थे और सब इंस्पेक्टर का उनका प्रयास था। जब इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे और देखे पहले दिन, तो बड़ी एबिलिटी उनमें देखा। हमने कहा भाई इंस्पेक्टर बनने के लिए प्रयास, लेकिन गजब की टैलेंट है और गजब की पर्सनालिटी थी, एक्सप्रेशन का तरीका, बैठने पर गजब की पर्सनालिटी। दूसरे दिन, उस दिन रात को मैं स्टूडेंट को सोचता रहा, गजब का स्टूडेंट था और है कांस्टेबल, कश्मीरी गेट में उस समय थे। तो दूसरे दिन इंटरव्यू का प्रोग्राम खत्म होने से जब उनका हुआ, तो मैंने कहा कि 5 बजे तक बेटे इंटरव्यू चलेगा, तुम अकेले हमसे मिलना 5 बजे। और वो एक अलग लेक्चर हॉल में इंटरव्यू के प्रोग्राम LED पर सारे स्टूडेंट देखते थे।
इंटरव्यू होने के बाद भी। शाम को मिले तो कहे कि सर आपने पर्सनली मिलने को कहा, क्या बात है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटे इसलिए कहा कि तुम इंस्पेक्टर तो पक्का सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि रोक पाओगे, हाई स्कोर करोगे, रैंकर भी हो सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम IPS बनो और पक्का बनोगे। मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहे सर ऐसा क्या दिखा हमने। मैंने कहा वो चीज़ मुझे दिखा जो एक IPS में होना चाहिए, वो सब कुछ दिखा, और उसमें भी रैंकर हो सकते हो, ये नहीं कि सिलेक्शन मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सर मेरा सौभाग्य है कि आप मिले, अभी तक कोई नहीं कहा था आप में कई कुछ क्या दिखा, थोड़ा बताइए। तो मैंने कहा हमारा नंबर ले लो, और हम थक गए हैं, सुबह से ही पैनल में लगे हैं, रात को बात कर लेना 10 बजे। फ़ोन किया, हमने बताया, लगातार तैयारी करते, इंस्पेक्टर तो हो ही गए, मिठाई लेकर आए कि सर सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा कि यार इसकी मिठाई मैं नहीं खाऊंगा, राहुल ध्यान से सुनिएगा, इसकी मिठाई नहीं खाऊंगा, मैंने कहा था IPS, वो मिठाई मुझे अच्छा लगेगा। कहा सर मुझे भी याद है, और मैं निरंतर पढ़ाई कर रहा हूँ, गाइड हम लोग करते रहे, मैं भी, और भी टीचर को बोले कि इनको गाइड कीजिए। इंस्पेक्टर रहते हुए लगातार मेहनत किए, और राहुल आज IPS हैं। तो राहुल मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, बधाई बहुत सारे ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म की तरफ से, हम सभी टीम टीचर के तरफ से, लेकिन वहाँ पर हाथ पे हाथ रख के न बैठिए। ये कभी मत समझिए कि आपका मुकाम कांस्टेबल तक था, वर्दी वही, लेकिन बड़ा स्टार वर्दी, क्या IPS भी बनेंगे। बड़ा सोच, जब सोच बड़ा होगा तो कर्म भी अच्छे होंगे, वहीं से कर्म शुरू होते हैं। अच्छी पढ़ाई करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, अच्छा मेहनत, ज़्यादा मेहनत, और सेलेक्ट होंगे आप भी उसके लिए। थैंक यू राहुल, बहुत अच्छा लगा अपनी सफलता को यहाँ शेयर की। ओके, एक प्रश्न जो हमारे SDM फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं राहुल शर्मा, उनका प्रश्न मैं आंसर कर दूं ताकि वो वेट कर रहे होंगे काफ़ी। राहुल ने कहा है कि हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो 2-2 वीक में लग जाए, और 2-2 घंटे की क्लास। आपसे शायद मेरी बात भी हुई थी, तो राहुल इस चीज़ के लिए आप कंफर्म रहें, सब्जेक्ट्स जो हैं चूँकि कई सारे हैं, तो वीक में हर एक टीचर जो होगा वो 2 बार अवेलेबल ज़रूर होगा, लेकिन वीक में जितने डेज हैं उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट तो एक बार में ही कवर नहीं होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि एटलीस्ट हम एक वीक के लिए 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है उनकी 2-2 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ये टाइमिंग हमने रखी है 2.5 घंटे की। ठीक है, जो अभी तक हम 1.5 घंटे की लगभग क्लास ले रहे थे, उसकी टाइमिंग हमने बढ़ाकर 2.5 घंटे कर दी है। तो अब आपको वीक में एक सब्जेक्ट की क्लास जो मिलेगी वो 5 घंटे की मिल जाएगी, और इस तरीके से आपके 4 सब्जेक्ट जो होंगे एक वीक में कवर होंगे। नेक्स्ट वीक जब आएंगे हम, मतलब एक वीक में आपने 4 सब्जेक्ट की क्लासेस ली, नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो उसमें से एटलीस्ट सर की पॉलिटी चल रही है, वो पॉलिटी एज सच चलेगी। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में चूंकि आप मेरे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ, तो नेक्स्ट वीक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक उठा के करेंगे। उसी तरीके से उपेंद्र सर के साथ आप जो है अगर एक वीक में हिस्ट्री की है तो उसके नेक्स्ट वीक में आप इकोनॉमी करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रीमलाइन चलते रहेंगे, और मुझे लगता है कि 5 घंटे की क्लास अगर वीक में आपको एक सब्जेक्ट में मिल रही है तो उसको प्रॉपरली पढ़ना, थॉरली रिवाइज करना, ये आपके लिए फिर अच्छा काम रहेगा, तो आप इस पर बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा, और आप जो है वो जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरीके से लगन से लगे रहिए, मुझे लगता है ज़रूर आप सब लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है, जिनका जो कैप्शन है वो ब्रेन हंटर लिखा हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है नाम के स्थान पर, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप नाम भी बताएं ताकि हम आपको रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ और सर आपको रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ कि आप सर के पुराने स्टूडेंट रहे हैं। तो प्लीज़ नाम लिखें। लतिका का एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप ही आंसर कर दीजिए। लतिका ने बोला है कि हमारे फर्स्ट बैच का जो कोर्स है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है सर। तो लतिका जी, आपको पहले भी ड्यूरेशन बताया गया होगा, लगभग ये मान के चलिए 7 to 8 मंथ, 8 महीने में आपको कंप्लीट हो जाएगा। लतिका ये ध्यान में रखिए, ये जो आपको क्लास दिया जा रहा है PT कम मेंस है, तो इसमें आपको समय समय से जैसा बताया गया है उसके अनुसार आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन भी सिखाया जा रहा है, और सिर्फ PT का ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये तो आप अनुभव कर रही होंगी। तो PT कम मेंस बैच है, अगर सिर्फ फैक्चुअल होता इससे कम टाइम में भी हो जाता, और हम लोग टाइम को ध्यान में रख करके ही, अभी सर ने बताया है, ये आपके क्वेश्चन का कुछ पार्शियल जवाब पहले भी मिला है, सर ने अभी बताया है कि टाइम हम लोग 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे कर दें। ये उसी को संज्ञान में लिया गया है ताकि समय से पूरा हो।
तो जल्दी कोर्स हो, समय से हो, इसलिए टाइम हम लोग 2 घंटे ना लेकर अब 2 घंटे पर नहीं 2.5 घंटे, और इस तरह से और भी ध्यान में आगे रखेंगे कि ज़रूरत पड़ा आगे समय ज़्यादा ना जाए तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अननेसेसरी आपका टाइम किल नहीं होगा। ये टीम ये एकेडमी पर पूरा ध्यान रखेगी इसका, ठीक है ना? तो बिल्कुल समय से होगा कोर्स, चिंता न कीजिए। वसीम, फ़ी के लिए आप पूछ रहे हैं, फ़ी की जो डिटेल्स है वो ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे इसी चैट बॉक्स में तो आपको ऊपर दिखाई दे जाएंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पर देख लीजिए। और आपको फ़ी से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप जो हमारे कैप्शन पर नंबर चल रहा है आप उस नंबर पर कॉल करें, आपको इंक्वायरी से सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? जी राहुल शर्मा, मैंने आपसे कहा था जल्दी वो भी हम काम होपफुली आज ही कर लेंगे या कल आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमने जो टेलीग्राम ग्रुप की बात की थी वो निश्चित रूप से आपकी जो है वो बन जाएगी। जी जी बिल्कुल, जो भी ग्रुप बनेगा वो पीसीएस के लिए ही बनेगा, ठीक है? ओके, सो अब मैं आता हूँ एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा सर से, जो कि आप ही में से कुछ बच्चों का है। सर, चूँकि आप हमारे यहाँ पॉलिटी और जो गवर्नेंस है इसका सेक्शन देख रहे हैं, तो आप ही से कंसर्न एक प्रश्न है बच्चों का कि भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर हमें पढ़ना है तो उसका सही वे, सही तरीका क्या होना चाहिए, शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो और कैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, आप लोगों ने सोचा, सर से पूछा। दरअसल राज्य व्यवस्था के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे पहले तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो टॉपिक वाइज जो स्टडी करते हैं यहाँ पढ़ाया जाता है, और जो भी नोट्स आप प्रिपेयर करते हैं यहाँ से मिलता है, जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं, तो टॉपिक वाइज जो पहले से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं यहाँ जो पढ़ाया जाए, तो टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आपको जब लगता है 1 बार 2 बार 3 बार पढ़े, क्लास करने के बाद घर भी पढ़े, आपको लगता है कि अच्छा प्रिपरेशन हो गया, तो उस टॉपिक से संबंधित जो पीटी का मेंस बैच है, पीटी के लिए है, तो पीटी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर नहीं है, वैसे मॉडल टाइप के सैंपल हैं क्वेश्चन, उनको भी देखिए कि कितने नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप दूर रहेंगे, सालों पढ़ने के बाद सफलता से दूर रहेंगे, या क्वेश्चन सामने पड़ेगा तो घबराहट होगा। इसलिए टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने टॉपिक पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, तो जो भी पढ़ाया, जो भी चार्टर एक्ट, जो भी एक्ट हमने पढ़ाया, तो उससे संबंधित देखिए क्लास में जो पढ़ाया, क्या उससे संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद सब कुछ अच्छे से स्टडी करने के बाद कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं, और फिर उसके बाद और जो कमियां हैं अच्छे से स्टडी कीजिए, जो पढ़ाया गया वीडियो सुनिए, जो बताया गया है, जो एग्जाम्पल दिया फिर से, और फिर देखिए अब कितना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये बार बार प्रयास के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि आप लगभग उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कर जाते हैं। और आप ही जैसे एग्जामिनिंग होते हैं जो फ़ोन करके बताते हैं कि सर यूपी पीसीएस दिया, सीडीएस दिया, ये फला एग्जाम दिया, एमपी पीसीएस दिया, और उसमें इतने पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, एक भी बाहर नहीं गया, सब भी कर लिए। बड़े खुश होकर के पता चले 1 बजे रात 2 बजे रात में जब देखते हैं, ये खुशी रोक नहीं, उसी समय एसएमएस करते हैं। कितने लोगों को तो मैं देखता हूँ आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद उसी समय फोन लगा देते हैं और बोलते हैं कि सारी सर हम रोक नहीं पाए, तो इसलिए। पिछली बार आईएसपीटी का एग्जाम हुआ और आईएसपीटी के सारे क्वेश्चन जो पॉलिटी से मिले थे, तो कई फोन हमको आ गए, उस दिन हम सो नहीं पाए थे, रात को कई। हमने कहा यार आप लोग लगता है कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, इसलिए कहे सर यही महत्वपूर्ण है कि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो गलत हो, जब मिलाए हैं हम लोग। तो इसी तरह सीडीएस का एग्जाम हुआ तो उसी तरह से, और कितने लोग तो जो नज़दीक हैं मिठाई लेकर काफ़ी आ गए, तो ये उसी दिन का इंतजार हम सभी टीचर को होता है ऐसा ही हो। तो क्यों ऐसा आप कर ले गए, जो मैंने क्लास में तरीका वहाँ भी बताया था, आज भी जो टॉपिक पढ़िए, सिर्फ पढ़िए नहीं, अपना स्वयं टेस्ट लीजिए कि आप किस लेवल पर हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं और आप गेन नहीं कर रहे हैं, वहीं पता चलेगा कुछ गेन भी कर रहे हैं कि नहीं, उसका टेस्ट कैसे है, क्वेश्चन देखिए। ये तो रहा पीटी का, और इसी तरह से पीटी का मेंस है तो कॉन्सेप्चुअल भी स्टडी, सिर्फ फैक्चुअल हम लोग नहीं बता रहे हैं। तो जो टॉपिक पर राइटिंग हम लोग बताते हैं, मेंस का क्वेश्चन दिखाते हैं, एक लेवल आपको हो गया तो हम लोग खुद ही बताएंगे। अब आप मेंस का भी ट्राई कीजिए,
और बताएंगे राइटिंग सब कुछ। तो सेम इसी तरह से मेंस का भी, और कुछ स्टूडेंट तो अभी से राइटिंग करके व्हाट्सएप पर दे रहे हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि ऐसा लिखे हैं तो क्या, कितने जांच करा रहे हैं। तो उसी तरह से सेकंड स्टेप मेंस के लिए भी करेंगे, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप स्वयं अपना जांच भी करना है, आप स्वयं अपने लिए कहाँ हैं, किस लेवल पर हैं, तो ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और जल्दी इम्प्रूव करेंगे। सिर्फ पढ़ते हैं और बस पढ़ते हैं, सिर्फ आके पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, अपना टेस्ट नहीं देते हैं, तो इम्प्रूव अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। समझ गए होंगे? तो ये तरीका है पढ़ने का और टॉपिक वाइज। दूसरी चीज़, एक बात और बता दूं, पॉलिटी में कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि सर इतने सारे आर्टिकल हैं और आर्टिकल पूछे जाते हैं पीटी के एग्जाम में, तो आर्टिकल कैसे याद करें? बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, आगे अभी आर्टिकल की बात आएंगे ज़्यादा, अभी तो मैं सोर्सेज पढ़ा रहा हूँ तो आर्टिकल की बातें नहीं। तो ये क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे, बट पॉलिटी का क्वेश्चन है इसलिए उसको भी मैं चर्चा करूँ। देखिए, कभी भी आर्टिकल्स के लिए रटने की जरूरत नहीं है। कुछ तो ऐसे भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट एक्सिक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल है, और यूनियन का मान लीजिए लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट से संबंधित आर्टिकल, और यूनियन एक्सिक्यूटिव का आर्टिकल पता है, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ये सब का। और स्टेट में आइए गवर्नर, स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, स्टेट का लेजिस्लेचर, इनसे रिलेटेड आर्टिकल हैं। तो इनके कुछ तरीके हैं कि एक जगह मालूम है, दूसरे जगह सही कर जाएंगे, आपको बताया जाएगा। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, आर्टिकल के लिए कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आप सिविल एस्पिरेंट है, सिविल एस्पिरेंट अगर आदत बन गया रटने की, तो सोच लीजिए सिविल में क्वेश्चन एनालिटिकल पूछा जाएगा, रट्टा हैबिट में हो गया, वो एनालिटिकल सोच उसकी नहीं बनेगी, थिंकिंग ही विश्लेषणात्मक नहीं बनेगा। थिंकिंग ही तो सब कुछ है, जब थिंकिंग नहीं बनेगा तो विश्लेषणात्मक लेखन नहीं करेगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए रट्टा आदत में मत रखिए। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप आर्टिकल 16 लिखे, उससे संबंधित मैटर। आज आपने लिखा, मान लीजिए कल भूल जा रहा है कि 16 में है क्या, तो दूसरे दिन भी आपने लिखा, अगर बार बार भूल जाता है तो क्या कीजिए, आर्टिकल 16 लिखिए, और आपकी आदत होनी चाहिए रफ कॉपी पर 3, 4, 5, 6 बार लिख जाइए। बच्चों याद कीजिए, हम लोग प्राइमरी में होते थे, आप भी बच्चे रहे होंगे छोटे, और डिक्टेशन टीचर लिखाते थे, अगर एक पेज में 4 वर्ड स्पेलिंग गलत है तो पनिशमेंट मिलता था टीचर के द्वारा, एक वर्ड को 10 टाइम 10 बार लिखो। ये पनिशमेंट नहीं, आपकी कमी को सुधारना था, उद्देश्य आपके गुरु आपके टीचर का। क्यों? एक वर्ड का स्पेलिंग जब जो मिस्टेक है 10 बार लिखेंगे, भविष्य में मिस्टेक होगा ही नहीं। तो उसी तरह से आप रफ कॉपी पर ये लिख जाइए, रटने की आदत मत डालिए, और फिर याद रहेगा। आगे भी इसी तरह से, और बार बार पढ़ेंगे तो कुछ तो वैसे याद हो जाएगा। जो ज़्यादा भूलता है उसके लिए रफ कॉपी पर राइटिंग वर्ड दीजिए, बट रटने की आदत नहीं। ये रटने की टेंडेंसी आपको सिविल एस्पिरेंट के अंदर एक कमी लाता है, सोच बदल देता है, एनालिटिकल नहीं रहता है, और मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो बहुत कम जगह रटने की आदत डालिए। जैसे मान लीजिए कि ईयर्स है, और हिस्ट्री में जैसा होता है कुछ शासकों की बातें हैं, उसमें थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा वहाँ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, राइटिंग कर लीजिए। हैबिट में रटना नहीं लाना है, ये सब तरीके अपनाना है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल का भी काम हो गया। कई बार टॉपिक और पार्ट से मैच करने को क्वेश्चन दिए, अनेक एग्जाम में, पीसीएस में भी दिया। एक तरफ आर्टिकल उनसे रिलेटेड मैटर्स, जैसे आर्टिकल 74 दिया, आर्टिकल 78 दिया, आर्टिकल 75 दिया। तो 75 में क्या है, 75 में बहुत सारी बातें हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात की है, पार्ट वाइज कई पार्ट में दिया गया है। और इसी तरह से दिया जाए उनके वेतन बातें, ओथ की बातें दी गई। 74 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, और इनको समय समय से सलाह सहयोग प्रेसिडेंट को देने की जिम्मेदारी है। 78 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज। तो यूपी पीसीएस में भी 5 साल पहले ही पूछा है पीटी में मैच करने को। एक और आर्टिकल दिया था, आर्टिकल 123, क्या था ये, ऑर्डिनेंस अध्यादेश। तो किसमें क्या विषय है, मैच करने को दिया है, ABCD 4 ऑप्शन, सेट मैच करना है।
तो यहाँ भी अगर आर्टिकल के सेपरेट मैटर जानते हैं, तरीका क्या मैंने बताया, सिंपली पढ़िए, और जो बातें सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, अक्सर भूल जाता है, तो अक्सर भूल जा रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है दिमाग में, उसको रफ कॉपी पर एक बार नहीं 5-6 बार ली जाए। ठीक है, तो इस तरह से अब एग्जाम में मैच करना है तो क्लियर हो गया। 78 में प्रधानमंत्री का ड्यूटीज है, 75 में क्या है, क्लियर है, 74 में, 123 में क्या, अभी मैंने बताया, मैच कर डालिए, हो गया। रट्टा मत बनिए, ज्यादा रट्टा नहीं। आप समझ गए होंगे, ये बहुत सारे टेक्निक है, आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जब क्लास में आगे आर्टिकल की बातें जो आपको टफ दिखते हैं, ये टफ ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जो टीचर पढ़ाएंगे, न सिर्फ पॉलिटी, साइंस, टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो अभी कुछ लोग कर रहे थे इकोनॉमी में प्रॉब्लम, बच्चों एक चीज मैं बताऊं, इकोनॉमी के अभी क्लास ही कितना हुए। अनुराग सर वैसे इतने अच्छे एक्सपर्ट हैं, मैं जानता हूं, जब आगे टॉपिक बढ़ेंगे बहुत सारे तरीके बताएंगे आपको सब कुछ अध्ययन करने का, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मुझे नहीं लगता है कि आगे कुछ क्लास होगा उसके बाद प्रॉब्लम हो नहीं रहेगा। हम सभी लोग आपके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बहुत इजी वे में, बहुत सरल ढंग से करने का प्रयास करें। थैंक यू। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इस चर्चा को ख़त्म करेंगे थोड़ा। ये क्वेश्चन है अजय भारद्वाज का, जिन्होंने पूछा, सर मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ और कैसे तैयारी करूँ? तो इस प्रश्न का उत्तर आप एक बार कर दीजिए। अजय जी, मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है, आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। गजब की अवेयरनेस आप में है, मतलब ग्रेजुएशन अपीयरिंग है अभी और तैयारी करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि बहुत जल्दी किए हैं। आपसे भी पहले लोग सिविल के लिए सोच लिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th में है, 12 में है, ग्रेजुएशन में भी नहीं आए, और उनका उद्देश्य, उनकी स्ट्रेटजी बन जाती है कैसे तैयारी करें, ऐसे लोगों से मिलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसा देखा गया है, कई टॉपर ऐसे हुए हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है शशि प्रकाश गोयल, एक मात्र उनका जो वैकेंसी आया था आईएएस का, और 21 ईयर्स जो डेट मांगा था, इस डेट को 21, तो उस डेट को कैलकुलेट करने पर 10 डेज मात्र ज़्यादा हो रहा था, यानी 10 डेज कम रहता तो आईएएस के लिए जो मिनिमम एज उनका कंप्लीट नहीं होता। और वह शशि प्रकाश गोयल बीएससी किए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से, और वह शशि प्रकाश गोयल यंगेस्ट आईएएस हुए जो सिर्फ आईएएस सेलेक्ट नहीं हुए, टॉप किए थे। एक और अच्छी बात बता दूं, ये मेरे ख्याल से 1989 या 90 की बात है, काफ़ी पहले की। एक और अच्छी बात बता दूं, इंटरव्यू उनका मैंने पढ़ा कि पीछे के कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़े थे मेंस में इंटरव्यू में स्कोर करने का। सोचिए, आप सोचेंगे इतना यंग पर्सन और मेंस में कितनी अच्छी पर्सनालिटी रही होगी कि इंटरव्यू में इतना स्कोर किया, मेंस में इतना स्कोर किया। ऑप्शनल मुझे याद आता है, उस समय 2 ऑप्शनल थे, तो 2 ऑप्शनल, एक मैथ था, एक फिजिक्स था उनका, बाकी सारे तो सबके लिए हैं। तो एक यह भी उनके साथ कारण था, 2 ऑप्शनल, ये दोनों स्कोरिंग थे। आज आपके समय में, आज जिस दौर में चल रहे हैं, एक ही ऑप्शनल है। तो इस प्रकार से उन्होंने इंटरव्यू में ये बात बताया कि मैं 10th में था तभी आईएएस के लिए सोच लिया, और इस तरह से ऐसे लोगों से मिल करके रुझान। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे समय पर आपने ये बात कहा कि ग्रेजुएशन में हूँ, तो ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हैं, जो भी, हर सब्जेक्ट का सिविल में रोल है। बीएससी कर रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि जीएस में इसका रोल नहीं है, बिल्कुल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, या बीए कर रहे हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है, सबका रोल है। ठीक है, तो आप अच्छे से उन सब्जेक्ट को पढ़ें, और दूसरी चीज़, लेखन जो राइटिंग करें उसी समय से अपना हैबिट सीखने का प्रयास करें, उसी समय अच्छा लेखन कैसे करें। ठीक है, तो उसी समय से आपके अंदर एक जुनून भी होनी चाहिए, हमेशा आपके स्वप्न में होना चाहिए आईएएस बनना है। बच्चों एक बात मैं बताऊं, जुनून बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। यानी जुनून जिसके अंदर होता है वो इतिहास रचता है, और इतिहास रचने के लिए बौद्धिक होना, इंटेलेक्चुअल होना आवश्यक नहीं है। इतिहास पढ़ने के लिए इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है, बौद्धिक होना जरूरी है। इतिहास का ज्ञान रखने के लिए बौद्धिक इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है, लेकिन इतिहास रचने के लिए बौद्धिक होना जरूरी नहीं है। अगर आप में जुनून है तो सोच लीजिए किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं, और मन की ऊंचाई से ऊंचा कोई ऊंचाई नहीं होता। मन में ठान लिए हैं पीसीएस में रैंकर होंगे।
एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा, और बचपन से ही उसकी माँ भिखारिन टाइप की थी, मजदूरी करके बेटे को पालती थी, किसी तरह से पढ़ाने लगी। बचपन से क्या था कि प्रथम रोटी, फर्स्ट रोटी बेटे को ही खिलाती थी, किसी और को नहीं, न अपने न कोई मांग दिया, किसी को नहीं। यानी अनपढ़ माँ, उसके अंदर तमन्ना क्या था कि मेरा बेटा पहला रोटी खाएगा तो जीवन में कहीं भी पहला, फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट रोटी खाओ, फर्स्ट रहो। ये जुनून बना एक अनपढ़ माँ के द्वारा, एक जहन में एक बातें आई। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ग्रेजुएशन में जरूर है, लेकिन आपके अंदर ये एक ललक, एक समझ आई, एक चेतना जगा, तो अभी से ये जुनून है, निश्चित आप बहुत अच्छा करेंगे। और ये जुनून मरना नहीं चाहिए, ये जुनून धूमिल नहीं होना चाहिए। वही चमक, वही लाइट, वही ब्राइटनेस रात दिन एक कर दीजिए, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट आप भी रैंकर होंगे, सफलता पाएंगे। और कभी भी ये मत सोचिएगा बैकग्राउंड कि आप किसान हैं इसलिए आईएएस कैसे बन पाएंगे, आप व्यापारी के बेटे हैं कैसे बन पाएंगे, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। यहाँ देख रहे हैं 8-9 साल पहले आईएएस में रैंकर अंडर 10 हुआ था, रिक्शा चालक का बेटा। तो कई बार ऐसे हो चुके हैं, मजदूर का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा, ऐसे। तो कुछ नहीं, ये मीनिंग नहीं रखता कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं। अगर आप में जुनून है, इतिहास रचेंगे। इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये साइंटिस्ट भी प्रूफ कर चुके हैं कि दिन प्रतिदिन स्टडी करने से, रात दिन एक करने से, पढ़ने से टैलेंट आता है। टैलेंट बाय बर्थ नहीं होता है, खानदानी नहीं होता है। अगर खानदानी होता तो राहुल गांधी भी बहुत बड़े बुद्धिमान होते कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी का सभी नेता बोलते हैं एज बढ़ रहा है, बुद्धि नहीं बढ़ रहा है। इसलिए खानदान से टैलेंट नहीं होता, बाय बर्थ नहीं, ये कहना गलत है। आप निरंतर प्रयास पढ़ेंगे, ये साइंटिस्ट का विचार है, मैं अपना विचार नहीं सुना रहा हूं। और वो कहते हैं निरंतर प्रयास है तो प्रतिभा, टैलेंट बढ़ता है। अगर प्रयास नहीं है अच्छा करने का तो नहीं, जितना है उसमें भी कमी होगा। आप समझ गए होंगे। तो एक जुनून के साथ स्नातक ग्रेजुएशन में है, लगे रहिए। हम सभी ई एकेडमी प्लेटफॉर्म से सभी शिक्षकों की तरफ से शुभकामना है। इस बात की भी शुभकामना कि चेतना, अवेयरनेस आप में आया। कहा भी जाता है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जब जगे तभी से सवेरा हो गया। आप निरंतर प्रयास कीजिए, हम सभी का सहयोग रहेगा। थैंक यू बच्चों। और अभी सर बता रहे थे टाइम हो गया क्या? ओके, तो सर का आपको, सर ने जो भी उत्तर दिए, मुझे लगता है कि आप इससे संतुष्ट होंगे और बहुत अच्छी जानकारी जो है वो आपको मिली है। तो इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक भूषण कुमार जी शायद आपके पुराने स्टूडेंट रहे हैं सर, आप एक बार देखें उन्हें। आपसे जीएस पॉलिटी पढ़े हैं। जी भूषण जी, बहुत थैंक यू भूषण जी, आप ज्वाइन किए। बताइए हमारे लायक कोई ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कोई किसी तरह से कोई डाउट, कोई सहयोग? गुड मॉर्निंग। ठीक है भूषण जी, कैसे हैं? बढ़िया। राहुल शर्मा तो अपने स्टूडेंट हैं पीसीएस बैच के। ठीक है। जब तक भूषण जी का उत्तर आता है, मैं आप सब लोगों से, जितने लोग देख रहे हैं, कहना चाहूँगा कि आपको अगर पीसीएस एसडीएम बैच 2 के लिए जो भी जानकारी चाहिए, खासतौर से फी से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो एक सेकंड सर राहुल शर्मा जी, आपने कमेंट किया है कि सर राहुल गांधी से इतना स्नेह क्यों है आपको? वही एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसा नहीं है स्नेह कम या ज़्यादा, लेकिन आपका कमेंट हम पढ़े हैं, वो स्नेह है दूसरे सेंस में आप लिखे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके भूषण जी, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे और सर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जितने भी सर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सर का स्नेह हमेशा बना रहता है। और मैं जिस तरीके से सर से मिलता हूं और कई बार सर जब पुराने बच्चों की बात करते हैं तो मुझे यही लगता है कि सर कितने अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर कि उनको पुराने बच्चे हमेशा याद रहते हैं। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, सर का आशीर्वाद हमेशा आपके पास बना रहेगा और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो आज जिस चर्चा सीरीज़ की हम लोगों ने शुरुआत की है एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, मैं आपसे पहले भी कह रहा था इस चीज़ को, लास्ट टाइम जब हम सारे फैकल्टीज़ जो थे एक बार आपके सामने आए थे, तो मैंने कहा था कि एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो आपके सामने लाऊंगा।
ये सरप्राइज़ वही है, एक्चुअली हम एक चर्चा सीरीज की शुरुआत हमने कर दी है और इस चर्चा सीरीज में ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर या आपके डाउट को लेकर बात करेंगे। हम इस चर्चा सीरीज में आपके साथ समसामयिक मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर भी डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों को भी हम जो है वो आपके सामने रखेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए चूँकि प्रिपेयर कर रहे हैं, उन मुद्दों से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनका भी आसानी से उत्तर दे सकें। उन मुद्दों पर आपकी जो समझ है उसको विकसित कर पाए हम, या अगर विकसित नहीं हो पाया है, आपको जानकारी भी नहीं है, तो हम वो आपके संज्ञान में ला पाए। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस चर्चा सीरीज की शुरुआत की है। आज इस सीरीज का पहला दिन था और हमारे साथ डॉक्टर एस एल सिंह सर जुड़े, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ नया लेकर आएंगे, इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले सेशन में भी आप बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सिर्फ आपके हित में नहीं है, बल्कि ये उनके हित में भी है जो आपके स्वजन हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, और उन्हें भी ये उम्मीद रहती है कि उन्हें कुछ अच्छा मिले। तो आप ज़रूर से ज़रूर उनके साथ शेयर करें। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब हमेशा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे, मैं सर का धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।